हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट प्लस पर। और मैं अमित पाल बेटा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में सीटेट का प्रैक्टिस पेपर 2 जो बेटा हमने कहा था कि सीडीपी के जो प्रैक्टिस पेपर हम कराएंगे आपको 30/30 लाने का वादा है। आप लोग भी उसे पूरा करेंगे बेटा। तो जितने भी प्रैक्टिस पेपर हमारे पास से बन पाएंगे उतना आप तक पहुँचाएँगे बेटा। और हम कोशिश रहेगी कि आपका जो सीटेट है इस बार हमेशा की तरह पार हो जाए। और आप भी हमें दुआएं देंगे बेटा कि अच्छी तरीके से हम आपको अध्ययन करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको करता रहता हूँ कि क्वेश्चंस में अगर कुछ और पूछ लिया जाए तो आप क्या जवाब देंगे। तो बेटा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो करने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे। तो हमारा जो तरीका रहेगा बेटा क्वेश्चन को करने का वो एक तरीके से अलग ही हम करेंगे। और एक तरीके से हम आपको दिखाएंगे पूरी की पूरी बातें कि किस तरीके से क्वेश्चन हमें करने हैं। तो क्वेश्चन से नंबर 1 की ओर चलते हैं। आज की क्लास का जो क्वेश्चन हम लेते हैं वो इस तरीके से हम चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो सीडीपी का टारगेट रहेगा बेटा। कोई क्वेश्चन आपको परेशान करता है, समझ नहीं आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं बेटा। अगर इस पर कोई स्पेशली मैथ का कोई डाउट है तो भी उसे आप क्लियर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा चलता है बेटा कि सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है। मतलब जो सीखने के रूप में आकलन होता है बेटा वो बच्चों को किस चीज़ में सहायता करता है? बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशल का निर्माण करता है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है कि एक तरीके से लेबलिंग के बिना रिपोर्टिंग या बच्चों की तुलना, मतलब एक तरीके से बिना लेबल किए आप बच्चों की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तुलना करने में सहायता करता है। तीसरा शिक्षक को शिक्षण अधिगम को संशोधित करने व समीक्षा करने में सहायता करता है। और चौथा है कि सीखने के अंतर को जानने में सहायता करता है। तो बेटा अगर आपको मैं बताऊं सारी बातें कि जो सीखने के रूप में आकलन है वो क्या करता है। तो सीखने के रूप में आकलन, कोई बच्चा है बेटा, अगर बच्चा सीखेगा तो उसका सीखने का कौशल बढ़ेगा, ना कि बच्चे की हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ना कि बच्चे की हम तुलना कर रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है सीखने के रूप में आकलन का, तो बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशल का निर्माण करना है। लो जी, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया बेटा। क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा कि सीखने के रूप में अगर आकलन की हम बात करते हैं तो वो आपका बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशल का निर्माण करेगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आता है कि बच्चों के शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीक सम्मिलित करती हैं। जो बच्चों के हमारा बेटा इस तरीके से है कि बच्चों के शिक्षण अधिगम और आकलन की जो तकनीकें हैं वो सम्मिलित करती हैं। नंबर 1 बच्चों के विचारों की खोज को, नंबर 2 दैनिक जीवन के अनुभव को, और नंबर 3 वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप भी पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा आप सोचिएगा कि क्या काम करता है बच्चों के शिक्षण अधिगम और आकलन की जो तकनीकें हैं। बच्चों के विचारों की खोज करता है, बिल्कुल सही बात है जी, बच्चों के विचारों की खोज करता है बेटा। ठीक है, बच्चों के विचारों की खोज करता है। दैनिक जीवन के अनुभव, अब देखिए बच्चा अगर शिक्षण अधिगम करेगा, बच्चा कुछ चीज़ों का आकलन करेगा तो दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ जरूर उसका एक्सपीरियंस रहेगा। वर्तमान समझ का आकलन करने है तो वर्कशीट, यानी अगर आपको बच्चे की समझ को समझना है तो शिक्षण अधिगम के माध्यम से हम बच्चे का आकलन करने है तो वर्कशीट भी करेंगे। तो कुल मिला के जो हमारा कोट रहेगा वो 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चंस को ध्यान से आपको देखने चलना है। सीडीपी के जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ बेटा, ये आपका कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से और कुछ क्वेश्चन जो आने की उम्मीदें हैं उसको लेकर के पेपर 1 पेपर 2 दोनों को ध्यान में रख करके सीडीपी का जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ वाकई आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो जो भी बच्चे बेटा हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको 20 तारीख तक ये अपडेट देता रहूँगा। आपको बेटा चैनल से हमारे प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सीडीपी का प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगा बेटा। तो इसमें अगर आपकी तैयारी कुछ कमी है तो वो भी आपकी पूरी हो जाएगी और क्वेश्चंस को देखने का नज़रिया भी आपको मिल जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आने, ऑफलाइन क्वेश्चन आने हैं बेटा। तो ऑफलाइन को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें हमने तैयार की हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चे को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है। जो बच्चा बेटा पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चा है उसको ज्यामितीय विचारों की व्याख्या, मतलब मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा बच्चा जो है वो कैसे समझेगा। बच्चा अमौखिक विवरण या मूर्त अनुभव द्वारा, और ऑप्शन नंबर 3 मौखिक विवरण और अमूर्त अनुभव द्वारा या केवल मौखिक विवरण द्वारा। अब नेत्रहीन बच्चा है, बताओ क्या करेंगे आप। बच्चा नेत्रहीन है तो बच्चा एक तो कन्फर्म है कि मौखिक तरीके से समझेगा। बच्चा जो है वो मौखिक तरीके से समझेगा, लेकिन उसमें आपका मूर्त अनुभव रहेगा या अमूर्त अनुभव रहेगा वो जानना यहाँ पर जरूरी है।
देखिए बेटा, जितने भी नेत्रहीन बच्चे होते हैं ब्रेल लिपि के माध्यम से अधिगम करते हैं। ठीक है, ब्रेल लिपि के माध्यम से अधिगम करते हैं तो वो देखने में अक्षम होते हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो मौखिक विवरण को आसानी से समझ सकते हैं बच्चे, क्योंकि उनमें श्रवण शक्ति विराजमान होती है और साथ ही हाथों से जो ब्रेल लिपि को स्पर्श करते हैं वो मूर्त अनुभव कहलाता है बेटा, क्योंकि वो एक तरीके से उसको अनुभव करेंगे तो एक तरीके से वो आपका ब्रेल लिपि के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव, क्योंकि ब्रेल लिपि के अकॉर्डिंग ये सारी बातें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर हुआ जी आपका बेटा जी करेक्ट 1 ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है बेटा, अगर आप देख रहे हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन करते समय शिक्षक को, अगर आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और उनका आकलन कर रहे हैं तो किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो बच्चों के बीच तुलना करनी चाहिए। देखो तुलना तो कभी नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। बच्चे का धीमा, खराब, बुद्धिमान आदि लेबल करना चाहिए, ये आप एक शिक्षक होने के नाते बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो आप ना तो बच्चों के बीच में कभी तुलना करेंगे, ना आप बच्चों को कभी धीमा, खराब, बुद्धिमान आदि लेबल बिल्कुल नहीं। आप एक शिक्षक होने के नाते ध्यान रखेंगे कि आप कहीं भी नेगेटिव स्केल नहीं चलाएंगे। ठीक है, यह हमेशा आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि अंकों पर। बिल्कुल सही बात है, एक अच्छा अध्यापक होने के नाते आपको सीखने पर ध्यान केंद्रित करना है बच्चे का, उसके अंकों पर ध्यान नहीं करना है कि अंक कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। बच्चा सीख कितना रहा है वो जरूरी होता है, तो वही बच्चे का आकलन करते समय शिक्षक का सबसे बड़ी भूमिका है। ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आता है कि पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर सक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं? तो बेटा पियाजे ने, आपको अगर पता हो तो पियाजे की बेटा 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है जो 7 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। एक संवेदी परक अवस्था होती है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। एक पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है, 2 से 7 वर्ष तक होती है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं। तो पियाजे के अनुसार अगर मैं बताऊं बेटा कि बच्चे वस्तुओं को मानसिक निरूपण पर सक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास के मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में विकसित करते हैं। ठीक है, कौन सी में? मूर्त सक्रियात्मक मीन्स आपको मैं बता दूं बेटा कि जो 7 से 11 साल की एज होती है वो मूर्त सक्रियात्मक होती है और बच्चा उसमें मानसिक निरूपण करता है एक तरीके से। तो ऑप्शन नंबर हुआ आपका 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 6 आपका आता है बेटा कि ये निम्नलिखित में कौन से कथन अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में सही है? पहला है इसमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं। देखिए अधिगम अक्षम बच्चा जो कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब एक तरीके से समर्थ नहीं है किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो इसमें सबसे पहला अवधान से जुड़े विकार है, बिल्कुल सही बात है। इसमें हस्त निपुणता होती है, हस्त निपुणता नहीं होती है। ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने के अनुसार बिल्कुल चलते हैं। तो आपका जो कूट रहेगा यानी 1 और 3 जो ऑप्शन आपका रहेगा वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंद्रधनुष के रंगों को विबग्योर की तरह याद किया जाता है। बेटा आपने विबग्योर को कैसे याद किया था? V फॉर वॉयलेट याद किया था, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। तो ये आपने एक तरीके से ये मुख्य शब्द से याद नहीं किए, ये आपने ना ही स्थान विधि से याद किए ना ही खंडन विधि से, आपने प्रथम अक्षर तकनीक लगाया और उसके अनुसार से आपने इसका आंसर दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण को समझने के लिए सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती को सामना होने पर उपलब्ध संसाधन। अगर आपके सामने कोई चुनौती आ जाए बेटा तो आप क्या करोगे? आप उसमें रुचि लगाओगे। तो किसी भी चीज़ को बेटा अगर पर्यावरण को समझना है, चिंतन करना है, चुनौती करनी है, चुनौती का सामना आप रुचि से तो करेंगे नहीं। ठीक है, रुचि से नहीं करने वाले तो रुचि आपकी हो नहीं सकती, अभिक्षमता आपकी हो नहीं सकती, यानी बुद्धि का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो बुद्धि आपका रहेगा सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी व्यक्ति का जो स्वाभाविक दशा है उसमें जो घटित होने वाली कोई भी घटना हो उसके लिए आप संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि। तो बेटा किसी भी व्यक्ति की स्वाभाविक घटना को आपको परखना हो तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा प्रेक्षण विधि लगा देंगे और प्रेक्षण विधि आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 10 में आपसे बोला गया है कि किस प्रकार के अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रोज्य निष्क्रिय होता है, यानी कौन सी किस प्रकार का अधिगम है जिसमें हमारी सामान्य प्रोज्य निष्क्रिय होता है। तो मैं आपको बता दूं बेटा इसमें आपका सबसे पहला है शास्त्रीय अनुबंधन, दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, फिर है संज्ञानात्मक अनुबंधन, फिर है साधारणात्मक अनुबंधन।
तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो शास्त्रीय अनुबंधन रहेगा, क्योंकि शास्त्रीय अनुबंधन जो है बेटा एक ये प्रोज्य निष्क्रिय होता है। ये पावलोव ने बताया था बेटा शास्त्रीय अनुबंधन, और पावलोव ने कहा था कि इसके अनुसार हम कोई भी अनुक्रिया जो है वो मध्य साहचर्य स्थापित कर सकते हैं। पावलोव का जो सिद्धांत था उन्हें सबसे पहले कुत्ते पर प्रयोग किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पावलोव है उसने सिद्धांत किस पर प्रयोग किया, तो डॉगी पर किया गया है, आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिला के शास्त्रीय अनुबंधन आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है? सबसे पहला असक्रिय स्मृति मतलब देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है संवेदी स्मृति, उसके बाद है लघुकालीन स्मृति, उसके बाद दीर्घकालीन स्मृति, उसके बाद है सचेत। तो कुल मिला के आपका ऑप्शन नंबर दीर्घकालीन होने वाला है, क्योंकि दीर्घकालीन आपकी स्मृति असक्रिय स्मृति कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है उपलब्धि की आवश्यकता है। उपलब्धि की आवश्यकता है जन्मजात अभिप्रेरक, जो उपलब्धि होती है बेटा, या जैविक अभिप्रेरक या अर्जित। देखिए कोई भी उपलब्धि है आप कैसे प्राप्त करेंगे? जन्मजात से आपको कोई उपलब्धि मिल जाएगी। आप सीटेट की उपलब्धि पाना चाहते हैं, बताओ, जन्म से ही मिल जाएगा आपको। जैविक है, सुरक्षा है, अर्जित है, तो अर्जित आप करोगे बेटा तो ही सीटेट क्लियर हो पाएगा। यानी उपलब्धि की जो आवश्यकता है वो अर्जित अभिप्रेरक है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में सही है? इसकी संचयन शक्ति सीमित होती है। लघुकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति के बारे में बताया मैंने, अब लघुकालीन स्मृति की बात कर लेते हैं। लघुकालीन स्मृति जो होता है बेटा, इसकी अधिकतम अवधि 20 से 30 सेकंड होती है, ठीक है, ये क्लियर आपको रखना है। उसके बाद जो है एक तरीके से थोड़े समय के लिए ही सक्रिय होती है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा समय के लिए, तो सीमित समय के लिए होता है। तो कुल मिला के पहली बात मैंने आपको बताई इसके बारे में, तो सीमित समय के लिए होती है, बिल्कुल सही है। असीमित बिल्कुल गलत है। 20 से 30 सेकंड होते हैं, बिल्कुल सही है। यानी 1 और 3 जो कूट आपका है वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेशन को बिल्कुल शेयर कर देना है। अगर आपको मज़ा आ रहा है सेशन को, तो सेशन आप शेयर करेंगे बेटा, और सेशन अगर आप शेयर करते हैं तो खूब अच्छा हमें भी लगेगा बेटा, हम भी मेहनत करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता हो और साथ ही साथ परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता हो, तो ऐसी परिस्थिति में वे किस संघर्ष का सामना कर रहा है? बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहता, जैसे आप सीटेट में पढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं और संघर्ष भी चाहते हैं पा जाएँ, तो क्या करना चाहते हैं? पहला ऑप्शन है उपागम संघर्ष, परिहार संघर्ष, उपागम परिहार संघर्ष, या बहु उपागम परिहार संघर्ष। बताओ जल्दी। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपको कोई विद्यार्थी वो पढ़ना भी नहीं चाह रहा है और साथ साथ परीक्षा में असफल होना भी नहीं चाहता है, तो वो क्या चाहता है? इसका मतलब वो चाहता है सीधे सीधे कि मेरा काम हो जाए और मैं पास हो जाऊँ, पढ़ना भी ना पड़े, काम भी हो जाए मेरा और पढ़ना भी ना पड़े। तो इसका मतलब आप सोचते हैं ऐसी परिस्थिति को परिहार संघर्ष कहते हैं, कि हमारा जो है संघर्ष परिहार हो जाए तो हमारा काम बन जाए और सीटेट भी पार हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सृजनात्मक चिंतन की कोई दी गई अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? सृजनात्मक चिंतन जो होता है बेटा, मैं आपको बताऊं, इसके बारे में सबसे पहले अनिवार्य रूप से बताया गया था कि गिलफोर्ड महोदय ने इनको बताया था। जो गिलफोर्ड महोदय हैं हमारे, उन्होंने बताया था। तो आयोजन, प्रमाणीकरण, प्रबोधन, उद्भव, ये इसका सीरीज है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आपका सीरीज रहेगा, सबसे पहले आयोजन करेंगे, फिर आप उसका उद्भवन करेंगे, फिर प्रबोधन और फिर प्रमाणीकरण। किसी भी चीज़ का प्रमाण बाद में मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इस प्रकार की प्रकरणा में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है। आपको पता है निश्चित निष्कर्ष तक आप पहुंच सकते हैं, आपको पता है कि सीटेट क्लियर कर लेंगे आप, तो उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप क्या कहेंगे? आगमनात्मक बोलेंगे, निगमनात्मक बोलेंगे, आलोचनात्मक बोलेंगे, या सादृश्यवाची बोलेंगे? बताइए। आपको पहले ही पता चल गया कि सादृश्यवाची होगा, मतलब आप पहले ही देख सकते हैं कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बुराई भी नहीं करना चाहते आप, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? निगमनात्मक। यानी निगमनात्मक में ही आप बता सकते हैं कि कुल मिला के कि आप निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तयकरणा का महत्वपूर्ण सोपान का क्रम क्या है? तो जो तयकरणा है बेटा, उसमें क्या होती है, किसी भी आप समस्या की सबसे पहले पहचान करो। समस्या की पहचान करने के बाद आंकड़ों को इकट्ठा करो, फिर अनुमान लगाओ, फिर अनुमान के अनुसार उनका प्रयोग करो, फिर निर्णय लो, ठीक है। तो जो आपका तर्क रहेगा वो क्या रहेगा, वो आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है आपका, क्योंकि 2 में सही है 1 3 4 2 5, ठीक है। 1 3 4 2 5 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1 3 4 2 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा आता है, शाब्दिक कौशल सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं। जो शाब्दिक कौशल होता है, शब्दों को कैसे याद किया जाता है? बताइए।
शब्दों को याद करके, दोहराकर, पुनः याद करके या वस्तु को पहचान कर। बताइए शब्दों को कैसे, सेशन मस्त लग रहा हो तो शेयर ज़रूर कर देंगे एक बार। तो शब्दों को कैसे हम कर सकते हैं अर्जित? ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, आपको कूट दिया गया है, ठीक है। तो कूट दे रखा है 1 और 2, 1 2 3 4, 2 3 4 या 1 2 3। तो सबसे पहले आप याद करेंगे, फिर उसको आप दोहराएंगे, फिर पुनः याद करेंगे, फिर वस्तु को पहचान कर आप उसका जो है सॉल्यूशन बताएंगे। यही चीज़ मैं आपको कहता हूँ, पहले आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद दोहराइएगा उसको, फिर मनन कीजिएगा और फिर सीटेट आपका क्लियर हो ही जाएगा। तो कुल मिला के कूट नंबर 2 आपका सही होने जा रहा है। बिल्कुल आपसे लगे हुए सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चन एकदम मस्त वाले क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं। जो लड़कियां होती हैं वो मध्य जो बाल्यावस्था होती है उसमें अधिक महत्व देती हैं, और पारिवारिक संबंधों को वही लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक डैश को। मतलब एक तरीके से इसमें है पारस्परिक प्रतिष्ठा, पारस्परिक भाषा या भाषा कौशल या कौशल भाषा। बताओ भाई, इतने लड़के लड़कियां हमारे शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आप बताइए कि मध्य बाल अवस्था में जब आप थे तब आपने किसको ज़्यादा महत्व दिया था? बताइए जल्दी। तो लड़कियां जो हैं मध्य बाल अवस्था में अधिक महत्व देती हैं, किस चीज़ को महत्व देती हैं? पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को। मतलब एक तरीके से अपने आसपास के पड़ोसी, अपने पारस्परिक संबंध जो भी हैं, फ्रेंड सर्कल के, है ना, उस फ्रेंड के पास बैठ, कभी उस फ्रेंड के पास बैठ, आपस में बातचीत करना, यानी इस चीज़ को ज़्यादा है। और लड़के क्या कहते हैं जब मध्य बाल अवस्था में होते हैं, तो वो प्रतिष्ठा, यानी एक तरीके से बाकायदा अच्छे से चलेंगे, कोट पैंट पहनेंगे, सज के चलेंगे, ताकि वो अपने आप को दिखा सके, यानी प्रतिष्ठा वो चाहते हैं कि उनके सामने कोई कुछ ना कहे बस। तो यानी पारस्परिक और प्रतिष्ठा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 है, सकारात्मक संवेगों को निम्न उपाय से बढ़ाया जा सकता है। जो सकारात्मक संवेग होते हैं, आपके अंदर सकारात्मक संवेग कब बढ़ाया जाएगा? बताओ। तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम जैसे ध्यान और योग से, प्रतिदिन की गतिविधियों में प्रसन्नता और संतोष की खोज करना, या ऐसी गतिविधियों को करना जो आप करना पसंद नहीं करते। बताइएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कूट दिया गया है 1 2 3, 2 और 3, 1 और 2 और 1, केवल 2। तो बताइए क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा केवल 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 आपका ऑप्शन रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 21 में है कि विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों को अनुपात को क्या कहते हैं? विद्यालय में बच्चे का नामकरण हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है और बच्चा अब जा नहीं रहा है, तो उसे आप क्या कहेंगे? ड्रॉप आउट रेट बोलोगे, ठहराव बोलोगे, अपव्यय बोलोगे या धारण बोलोगे? बताइए जल्दी। तो ड्रॉप आउट रेट उसे कहा जाता है, बच्चा नहीं जा रहा है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो ड्रॉप आउट कर दिया बच्चे ने, वो आ नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद है स्नेलन चार्ट का संबंध किससे है? जो स्नेलन चार्ट है बेटा वो किससे संबंधित है? तो मैं बता दूं बेटा, जो स्नेलन चार्ट है वो सबसे पहले स्नेलन चार्ट ने बताया था, और इसका प्रयोग जो है ड्रिग इकाई संकेत का प्रयोग करते हुए किया जाता है। और स्नेलन नाम के एक साइंटिस्ट वो हमारे हुए थे, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बताया था। तो इसका संबंध सीधा सीधा दृष्टिबाधिता से है, कि अंधे जो बच्चे हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच से क्या मतलब है? जो मल्टी सेंसर होते हैं, मतलब एक तरीके से सेंस आपकी बहुत ज़्यादा हो, तो उसके लिए आपका दृश्य, श्रवण, गंध और स्पर्श, ये मल्टी सेंसनल है। मतलब सेंसर आपका काम कर रहा है, आपको देखने का भी सेंस है, आपको सुनने का भी सेंस है, गंध का भी सेंस है और स्पर्श का भी सेंस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करते हैं? पहला ऑप्शन, शिक्षा क्रम व शिक्षण शास्त्र रटने के बजाय बच्चों को सिखाया जाए कि वो कैसे सक्षम बने। बिल्कुल सही बात है, एकदम सतर्क बात निकल के आ रही है कि बच्चों को कभी रटवाना तो चाहिए ही नहीं, बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। 19वीं सदी के लिए हमें काम नहीं करना है, तो जो 19वीं सदी है हम उसके लिए काम करेंगे नहीं, क्योंकि 2019 में 21वीं सदी चल रही है। बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाए केवल, ये भी बात सही नहीं है, ठीक है। प्राइमरी तक तो होता है ये सारी चीज़ें, रटने पर तो बिल्कुल जोर नहीं देना था। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को आप रटने के बजाय सिखाएं, ठीक है। क्लियर हो रहा है? सेशन में आनंद आ रहा होगा, बहुत आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है सेशन के अंदर आपको। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 में आपका आता है कि मार्गदर्शन का अर्थ विद्यार्थियों को कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है बताना है। तो सत्य वाला आपको सेलेक्ट करना है।
तो मैं आपको बता दूं, मार्गदर्शन का विद्यार्थियों को निर्देश देना है, बिल्कुल नहीं है। मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप से दिया जा सकता है, बिल्कुल जी सही बात है कि मार्गदर्शन जो है व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही रूप से दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब परीक्षाएं समीप हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं बेटा तो आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, पता है परीक्षा समीप है, आपका भी सीटेट समीप है। ठीक है, सोच लो तो एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए। कोर्स को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को घर बुला लेना चाहिए कि भाई कोर्स पूरा कराना है, या विद्यार्थियों को स्वयं कोर्स पूरा करने के लिए कहना चाहिए, या विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए, या कुछ चयनित प्रश्नों को हल कर लेना चाहिए। बताइए, एक शिक्षक हैं आप भी, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि जब परीक्षा समीप हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों को घर बुलाओगे, बताओ 60 बच्चे हैं क्लास में, बुला लोगे घर पे। बताओ बेटा, अगर बुला सकते हो तो बताइएगा। 60 बच्चे हैं एक क्लास के, सभी बच्चों क्लास में 60 बच्चे अगर बैठे हैं तो बुला नहीं पाओगे ना। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा, विद्यार्थी को स्वयं कोर्स, विद्यार्थी स्वयं कैसे करेगा, अगर स्वयं करता तो फिर आपकी ज़रूरत नहीं थी। विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय, बिल्कुल सही बात है, आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिएगा बच्चे को ताकि बच्चा उसको कर पाए। चयनित पर्सन, ऐसा नहीं पता, आप पहले से बच्चे को चयनित बता दोगे तो फिर बच्चा करेगा कैसे। तो आप विद्यालय में कोर्स को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देंगे, तो आप भी अतिरिक्त समय दीजिएगा सीटेट को पास करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका सीटेट क्लियर हो जाए तो ये आपका सबसे अच्छी बात है, तो अतिरिक्त समय दीजिए। प्रैक्टिस पेपर को लगाइएगा बेटा, मैं प्रैक्टिस पेपर बहुत मेहनत के साथ तैयार करके आपके सामने लाता हूँ, तो आप इसको ज़रूर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आता है आपका, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना लानी है आपको, सहयोग पर व्याख्यान दे करके। आपने एक लेक्चर दे दिया बच्चे को, तो बच्चा क्या सहयोग की भावना ला सकता है, तो बिल्कुल नहीं ला सकता। सामूहिक कार्य द्वारा, आप ग्रुप में कार्य दीजिएगा, चित्र दिखा के बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ना। व्यक्तित्व सृजनात्मक कार्य द्वारा, बिल्कुल नहीं, बच्चे को समूह में कार्य दो, ग्रुप में कार्य दो, तो ही बच्चे में सहयोग की भावना नजर आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको सेशन, बिल्कुल मज़ा आने वाला है आज का सेशन में। क्वेश्चन एक से एक आपको मिल गए हैं। खुशी हो रही हो तो बेटा शेयर जरूर कर देना, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, ताकि किसी और के काम भी आ सके। दबा के शेयर करो। आपको प्रैक्टिस पेपर में आप तक 20 तारीख तक आपके साथ हूँ, चल रहा हूँ आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन को मूल्यांकित करना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं और आपको कौन से प्रकार के प्रश्न देने चाहिए कि विद्यार्थी का आप मूल्यांकन कर सकें, उसके प्रदर्शन को मूल्यांकन कर सकें। तो बच्चों को आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोगे MCQ टाइप में, या आप एक निबंध दोगे, या आप कुछ लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर दोगे, या आप ये सारे काम करोगे। बताओ, आप एक अध्यापक हैं, सोचा करो थोड़ा सा यार, अध्यापक बनने जा रहे हो, अध्यापक ऐसी थोड़ी ना बन जाओगे फूंक मार के, निकालना पड़ेगा सीटेट जब पता चलेगी, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक शिक्षक होने के नाते आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कराओगे, आप निबंध भी दोगे, आप लघु उत्तरीय भी करोगे, यानी आप सभी करोगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 आता है, जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं वह विकसित करते हैं। बच्चों को अंदर एक सहयोग की भावना आ गई, ठीक है, तो बच्चे सहकारिता करेंगे, बच्चे साथ में जाएंगे, सहकारिता टीम बनाएंगे, बच्चे के अंदर टीम भावना आएगी, बच्चे के अंदर सामाजिक अभिवृत्ति आएगी, या सभी कुछ आएगा। बिल्कुल सही बात है, सहकारिता भी आएगी, टीम भी बनाना सीखेगा, सामाजिक अभिवृत्ति भी आएगी, यानी उपरोक्त सभी आपका आंसर सही होने जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आता है आपका, जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। बताइए, आप एक शिक्षक हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है बेटा, और मैं आपसे प्रश्न किया और आपने उसका आंसर गलत दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ। विद्यार्थी को गलत उत्तर देने के लिए तुरंत दंड दे देना चाहिए, तुरंत लाठी चार्ज कर दिया जाए आप पर, तो बिल्कुल गलत बात है मेरी, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि बच्चों को मारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो आप बिल्कुल नहीं मारेंगे। उत्तर में जो गलती है उसे सुधार कर विद्यार्थी को बता देना चाहिए। ऐसा कर लें कि भाई नहीं यहाँ पर गलत है, बिल्कुल सही करके आपने कॉपी में लिख दिया बच्चे के, बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि आखिरकार हुआ क्या है। उत्तर को विद्यार्थी की सहायता से सही करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी को भी तो बताओ कि एटलीस्ट आंसर में गलती हुई क्या और आप ऐसे इसको सही कर सकते थे, या उस पर्सन को छोड़ देना चाहिए कि आगे के पर्सन और कर लेगा बच्चे ने, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए आपको ऑप्शन नंबर 3 पर जाना होगा, और ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका करेक्ट। तो आज की वीडियो को बेटा यहीं पर रोकते हैं,
सेशन अच्छा लग रहा हो आपको शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सीडीपी क्लास के लिए जो मैंने सेट बनाए हैं बेटा, तैयार करे हैं आप लोगों के लिए, पूरी मेहनत के साथ बेटा बहुत समय लग जाता है बनाने में, आप तक पहुंचाने में। तो आप लोग इसको ज़रूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि हमारी मेहनत का फल आप लोगों के दिखाते हैं कि किस तरीके से बेटा, अगर जितने बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं तो आखिरकार आप हमें बताओगे, दुआ तो दोगे कि हाँ भाई इस तरीके से पढ़ के गए थे। अब जो समय है पढ़ने का, आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगले सेट में बहुत जल्द, तब तक के लिए खुश रहना, मुस्कुराते रहना, टेक केयर।